Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Naina Academy. I am your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास केमिस्ट्री जो हमारी न्यू बुक थी हम उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। हमने इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा छोटा सा लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास और चार्ज को देखेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास मैं आपको थोड़ा सा अगर पीछे लेके चलूं, हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा तो हमने कहा कि जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, ग्रीस के साइंटिस्ट जो थे डेमोक्रिटस, उन्होंने कहा था कि एक जो मैटर है, ठीक है, उसको आप छोटे से छोटे पार्टिकल में तकसीम करें और इतने छोटे पार्टिकल में तकसीम करें कि उसको मजीद छोटे पार्टिकल में तकसीम ना किया जा सके, उसको एटम कहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया एटम के मुख्तलिफ मॉडल्स आते गए, ठीक है। मैंने आप लोगों को 5 मॉडल्स दिखाए भी थे, ठीक है, कि हमारे पास उसमें जेम्स डाल्टन का मॉडल था, उसके बाद जैसे थॉमसन का प्लम पडिंग मॉडल था, बोहर्स और रदरफोर्ड का मॉडल था, बोहर्स का मॉडल था, ठीक है, श्रोडिंगर का जो सबसे ज्यादा मॉडल माना जाता है वो था, ठीक है। तो हमने डिफरेंट इनके मॉडल्स पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स अब वो जो एटम है ना, हमने फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट सब किए गए तो पता चला कि एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका ये था कि 1920 तक ना, ठीक है, साइंटिस्ट जो थे वो एटम को फुली तौर पर डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। मतलब उन्हें लग रहा था कि कोई चीज है जो मिसिंग है, ठीक है। और इसका जो आप कह रहे हैं कि इस बात का जो सबूत है वो रदरफोर्ड से मिलता है। रदरफोर्ड ने 1920 में 1950 के अंदर ये पेशन गोई की थी, ये प्रिडिक्शन की थी। उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। हमारा जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उन्होंने अब देखिए उनके पास कोई सबूत नहीं था, बस उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर उसने एक पेशन गोई कर दी कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ना कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका वजन जो है वो प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है, और उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इस तरह उसने एक पेशन गोई की थी। अब उसे कंफर्म नहीं था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स उसकी 1920 के अंदर उसकी पेशन गोई थी और हमारे पास 1933, अब ये कई बुक्स के अंदर ज्यादातर बुक्स के अंदर 1932 लिखा होता है, ठीक है। आपके बुक के अंदर 1933 है तो आप 1933 ही लिखें। 1933 के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम है स्टूडेंट्स? जेम्स चैडविक। ये आपने बुक के ऊपर लिख लेना है, अपनी बुक के ऊपर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्या नाम है साइंटिस्ट का, लिख लें इसे बुक के ऊपर, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर छोटा सा लिख लें, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने स्टूडेंट्स क्या किया, इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था स्टूडेंट्स? वो एक डिटेल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। वो आपकी बुक के मैं आपको जरूर समझाता, इससे पिछली बुक के अंदर वो एक्सपेरिमेंट था और हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, लेकिन आपकी बुक के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को निकाल दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आसानी हो गई है कि आप लोगों ने सिर्फ साइंटिस्ट का, आप लोगों के साइंटिस्ट का नेम भी नहीं दिया गया, ठीक है। तो आप साइंटिस्ट का नेम याद रख लें, वो एक्सपेरिमेंट जो है उसको आप रहने दें, ठीक है। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के नतीजा में उसे ये पता चला कि एटम के अंदर हमारे पास, एटम के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास, ठीक है, हम ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका जो वजन है प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता, ठीक है। उन पार्टिकल्स को उसने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? न्यूट्रॉन्स का, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए हमारे पास 1933 के अंदर एक और पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड व्हिच इज नोन टू कैरी नो चार्ज। एक और पार्टिकल जो था वो दरियाफ्त हो गया, विच इज नोन, जो कि जाना जाता था, टू कैरी, के वो रखता है नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं रखता, ठीक है। जो कि इस तरह जाना जाता था कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। देखिए चार्ज हमारे पास दो हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से ये न्यूट्रॉन्स कहा गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल थे। स्टूडेंट्स न्यूट्रल कहते हैं ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसे हम कहते हैं ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। समझ आ रही है ना? इसी वजह से इन्हें न्यूट्रॉन्स कहा गया। और स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन के मतलब ये बात कही गई कि जो मास है ना एक न्यूट्रॉन का, जो न्यूट्रॉन का वजन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है इज ऑलमोस्ट द सेम, वो तकरीबन तकरीबन बराबर है किसके? प्रोटॉन के मास के। समझ आ रही है? तो मास ऑफ, हम देखेंगे भी, ठीक है, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो तकरीबन किसके बराबर है? प्रोटॉन के मास के बराबर है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही एक एटम है जो उसके न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए होते हैं। समझ आ रही है ना? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम इस तरह एक एटम है जो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी बोहर्स का मॉडल पढ़ेंगे, हम देखेंगे एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है बोहर्स के मुताबिक। दरमियान में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स भी पड़े होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी पड़े होते हैं। उसके बाहर हमारे पास इस तरह से ना गोल गोल दायरों के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे आगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह के एटम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर, ठीक है।
अब इसमें हमारे पास क्या है, जो न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में है एटम के, वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं, दोनों का वजन भी बराबर होता है, ठीक है, और दोनों न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बाहर मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स फिर ये बात पता चली हमारे पास जो एटम है ना उसमें तीन बुनियादी पार्टिकल्स हैं, थ्री फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी। एक एटम है ना जो उसके तीन बुनियादी हिस्से हैं, तीन बुनियादी पार्टिकल्स हैं, और उन तीन बुनियादी पार्टिकल्स के क्या क्या नाम है, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन, ठीक है, क्या क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन एटम के जो है बुनियादी हिस्से हैं, ठीक है, जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। और इन तीन बुनियादी हिस्सों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से हमारे पास जो दो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक जो है वो न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहां तक जो है कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तकरीबन तमाम एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं सिवाय हाइड्रोजन एटम के, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन है ना जो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटम अगर आप देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है पहला, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसका हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसको हमने पहले ही जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ रहे थे मैंने आपको तब भी इसका जिक्र किया था। हमारे पास हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके एटम के अंदर एक प्रोटॉन है और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट होता क्या है, ठीक है, अब इसके अंदर देखें एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे एमसीक्यू पूछ ले कि किस एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, तो आपने क्या बताना है, हाइड्रोजन, ठीक है, वो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, इस तरह। तो हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता, समझ आ रही। हाइड्रोजन का भी कुछ एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन होता भी है। जब हम इस टॉपिक के ये 3-4 लेक्चर्स के बाद हमारा आइसोटॉप्स का लेक्चर स्टार्ट होगा ना, तो फिर आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगी। आइसोटॉप्स हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के एंड पर है हमारा, तो तब आपको समझ में आ रही है कि वो कौन सा हाइड्रोजन के एटम है जिनके अंदर न्यूट्रॉन है, समझ आ रही है ना, ठीक है। वैसे आपके बुक में लिखा हुआ है हाइड्रोजन के एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन कुछ के अंदर होता है। अब वो कौन से जिनके अंदर होता है उनको हम इस चैप्टर के एंड पर पढ़ लेंगे, और जब आप उस लेक्चर को सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। इसके बाद जो है हमारे पास एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ दीस पार्टिकल्स जो है इज डिफरेंट इन डिफरेंट एटम्स। जाहिर सी बात है, अब हाइड्रोजन के अंदर देखिए एक प्रोटॉन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप बात करें सोडियम की, Na सोडियम, अगर आपको पेरियोडिक टेबल नहीं आता तो पेरियोडिक टेबल का मैंने चैप्टर, ठीक है, आप जब प्लेलिस्ट के अंदर देखेंगे ना, प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां पे जो सेकंड लेक्चर है वो पेरियोडिक टेबल का है। अगर आप वो लेक्चर को सुन लें, क्योंकि पेरियोडिक टेबल आपकी केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, इसी वजह से मैंने बहुत पहले इसकी वीडियो जो थी वो बना दी थी, और उसके अंदर हमने एलिमेंट्स को बड़े आसान और बड़े निमोनिकली जो है निमोनिक्स की मदद से हमने उसे तैयार किया हुआ है। फ्रेंड्स अब सोडियम देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर अब जिन बच्चों को याद होगा 10 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, सॉरी 11 होता है, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11 है, ठीक है। 10 किसका होता है हमारे पास, ठीक है, अगर आप देखें पेरियोडिक टेबल को देखें तो 10 हमारे पास नियोन का होता है, ठीक है, नियोन एक नोबल गैस है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है, और 11 किसका है, सोडियम का। अब 11 सोडियम के, इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स देखें 10 हमारे पास 11 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, हमारे पास इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, ठीक है, और इसके बाहर 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ आ रही। और इसके अंदर हमारे पास तकरीबन इतने ही तादाद के अंदर न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। अब देखिए हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद क्या है, मुख्तलिफ है, ठीक है। तो ये एक बात जो है वो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है जो बिल्कुल शॉर्ट है, इसके अंदर आपने पहला जो पैराग्राफ है, ठीक है, वो करना है, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, ठीक है, आपने पैराग्राफ करना है, और उसके बाद नीचे से सिलेक्टिव आपने एमसीक्यूज करने, जो बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना क्वेश्चन अराइज हुआ साइंटिस्ट के जहन में कि ये तीन पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन कहां पर है, ये कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स है ना एक एटम के अंदर जो है वो किस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब जो है वो स्टूडेंट हमें मिलता है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से, ठीक है। और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ये बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब इसमें से कुछ वैल्यूज के साथ आप लोग जो है वाकिफ होंगे, जिनको हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर डिटेल से पढ़ लिया था। फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इसका चार्ज आपने याद रखनी, आपको जुबानी फिगर याद होना चाहिए, 1.6022 into 10 to the minus 19 कूलम। जो सी है ना, सी को हम कहते हैं कूलम, COULOMB, कूलम। एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, ये चार्ज का यूनिट होता है, किसका यूनिट होता है, चार्ज का, ठीक है। एक एटम के ऊपर ना कितना चार्ज है, किसी भी चीज के ऊपर कितना चार्ज है, उसको कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे पास फिगर का मतलब है कूलम, आप इसको लिख लें कूलम। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.602 into 10 to the minus 19 कूलम। दोबारा पढ़े मेरे साथ, 1.602 into 10 to the minus 19 कूलम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी इतना चार्ज होता है, फर्क कहां पे आता है,
इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ये माइनस नेगेटिव है और प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव के अंदर ये चार्ज होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस 1.602 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है, प्लस 1.602 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, देखिए इनका साइन चेंज है, वैल्यू सेम है, तो आप लोगों को याद हो गई होंगी। अगर आप न्यूट्रॉन को देखें तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। फिर इसके बाद अगर हम मैथ को देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैथ आप लोगों ने जुबानी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन है इसका मैथ जो है मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास इसका मैथ वो कितना है, 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम। कितना है स्टूडेंट्स, 9.109 × 10⁻31 केजी। ठीक है, अंदर से दोबारा पढ़े, 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें, अगर वो आपसे कहीं ग्राम में किसी को कन्वर्ट करें, ग्राम में अगर वो आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन का वजन ग्राम में कितना होता है, तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप लोगों ने प्रीफिक्सेस पढ़ी होंगी, हमने फिजिक्स के अंदर प्रीफिक्सेस को भी पढ़ा, तो अगर हम देखें यहाँ पर प्रीफिक्स किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो 9.109 × 10⁻31। अब किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻3, और ये ग्राम आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम 10, अब देखिए ना, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, -31 + 3 ग्राम। अगर आप इसको सॉल्व करें हम, ठीक है, 9.109, ठीक है, into 10⁻⁻, ठीक है, 28 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो है 28 ग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का वजन आएगा ग्राम के अंदर, 9.109 × 10⁻28 ग्राम। तो आपने किलोग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का वजन है, लेकिन जब वो आपसे ग्राम में पूछेगा तो आपने क्या करना है, के की जगह पे 10⁻3 को पुट करके इनको ऐड करेंगे तो 10⁻28 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोटॉन का वजन कितना है, 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम। कितना, 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम। स्टूडेंट्स याद रखें, पॉइंट के बाद हमने ना डिजिट को इकट्ठा भी पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, 1.6 फिर 7 और फिर 3, इस तरह से नहीं पढ़ते, 673 इस तरह नहीं पढ़ना, 673 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो आपने इस तरह से जो है वैल्यूज को क्या करना है, याद रखना है। और फिर अगर आपसे ग्राम में पूछ ले तो ग्राम में आप किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर भी आप यही करेंगे, ये वैल्यू सेम ही रहेगी 1.673, और यहाँ पर भी क्या होगा, 10⁻27 किलो जो है इसको कन्वर्ट करेंगे हम 10⁻3 में, तो 10⁻3 हमारे इस तरह से आ जाएगा। और जब इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1.673 × 10⁻27 को जब +3 इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है, तो हमारे पास उल्टी क्या बन जाएगा, हमारे पास, मैं यहाँ पे इसको बड़ा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, 1.673 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ग्राम में वजन आ जाएगा किसका, प्रोटॉन का। और इस तरह न्यूट्रॉन जो है इसका वजन भी जब ग्राम में निकालेंगे तो उसका भी यही आएगा। ठीक है, बस यहाँ पर 1.675 आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ग्राम में और किलोग्राम में दोनों में वजन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग किलोग्राम में याद रख लें और ग्राम में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को प्रीफिक्सेस का पता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया, के की जगह पे आप 10⁻3 पुट करेंगे, तो उसको जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसके आपको आप देखिए ना, -31 में जब +3 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, -28, उसके बाद -27 के अंदर जब +3 ऐड होगा तो -24 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इसका ग्राम में यूनिट क्या होगा, 9.109 × 10⁻28 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1.675 × 10⁻24 ग्राम, और 1.673 × 1.675 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है, हमारे पास न्यूट्रॉन का वजन होगा। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉन, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वजन जो है देखें बहुत ही कम है, 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन देखें तो 673 और यहाँ पे 675 है, बाकी पावर दोनों की सेम। इसका मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन है ना जो तकरीबन बराबर है। ठीक है, जैसे कि रदरफोर्ड ने कहा था और जैसा कि जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। अब आप लोगों की एक असाइनमेंट है, ठीक है, लास्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दी थी, काफी बच्चों ने जो है उसको ठीक किया था। आप लोगों ने क्या करना है, चार्ज टू मास रेशियो निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। ठीक है, इसकी चार्ज टू मास रेशियो आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो चार्ज है इसको ऊपर रखना है और इसके जो मास है ना किलोग्राम में, इसको नीचे रखना है, और कैलकुलेटर पे आप लोगों ने डिवाइड करके हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपके क्या आंसर आए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो है वो बच्चों ने ठीक बताया था। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, ठीक है, प्रोटॉन का भी, दोनों की आपने, बल्कि न्यूट्रॉन का भी, तीनों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों की चार्ज टू मास रेशियो आप लोगों ने निकालनी है
और फिर निकाल के जो है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है कि आपके चार्ट और मैथ रेशियो जो है वो क्या आती है। ठीक है तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो है वो लेक्चर समझ में आया होगा। और ये जो असाइनमेंट है आप लोगों ने लाजमी करनी है। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग आप लोगों को गाइड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।